Dear students, good morning to all of you. आज हम नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स वो हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आपके सामने होगा और हम उसकी किस तरह से प्रैक्टिस करें उनको सॉल्व करने के लिए, वो भी आप सीखेंगे यहाँ से। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि जैसे ही मेरा क्वेश्चन लिखने का काम ख़त्म हो, क्वेश्चन राइटिंग का काम ख़त्म हो जाए, तो आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, और फिर अपना आंसर और जो मैं आंसर यहाँ आपको बतलाऊँगा उन दोनों को मैच करो, राइट या रॉन्ग वो स्कोर लिखो। और फिर लेसन के लास्ट में अपनी स्कोरिंग काउंट करो कि आपने कितने राइट और कितने रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब ये जो स्कोरिंग आपकी आएगी, हमें इस स्कोरिंग को डे बाय डे इम्प्रूव करना है। डे बाय डे हमको इसको बढ़ाते जाना है, यही हमारा टारगेट होगा। और ऐसा तब हो पाएगा जबकि आप अपने से क्वेश्चन बनाने की खूब प्रैक्टिस करोगे। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले आपको उतने ही जल्दी याद होते जाएंगे, पूरे मीनिंग के साथ आपको याद हो सकेंगे। कि क्वेश्चन पढ़ा कि तुरंत आपके सामने ये आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, और उस फार्मूले में कौन सा सिंबल किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए है, और वो क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वो सारी बातें आपके एकदम ऊपर, सारी पिक्चर, सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अभी तो खैर मैंने आंसर लिख दिया पूरा, तो ये वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और जो करेक्ट आंसर मिला होगा दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर दो डायरेक्शन लिया है, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो बॉडी जो है, इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ, ये मान लो नॉर्थ। तो इस तरफ उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है v1 30 मीटर पर सेकेंड की, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा। फोर्स अप्लाई हुआ है ईस्ट की तरफ, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल्स पर। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो दोनों पर एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस फोर्स का कोई इफेक्ट इधर नहीं होगा, इस मोशन का कोई इफेक्ट इधर नहीं होगा। तो आपके बॉडी के पास दो इंडिपेंडेंट मोशन है, वन अलोंग नॉर्थ, अनदर अलोंग ईस्ट। तो नॉर्थ की तरफ तो भाई एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, एक कांस्टेंट स्पीड हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, वो चलता ही रहेगा, उसमें कोई चेंज टाइम के साथ नहीं होगा। अब इस तरफ अप्लाई हुआ एक फोर्स, और जिधर फोर्स अप्लाई हुआ उस तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा। कितना मिलेगा? फोर्स अपॉन मास। और इस डायरेक्शन में कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो u इक्वल टू 0 था। तो ये जो फोर्स है वो 4 सेकंड के लिए एक्टिव होता है। तो 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी को कहाँ तक बढ़ा देगा, आप ये निकालिए। तो कितना एक्सेलरेशन आया? तो फोर्स अप्लाई हुआ है 10 न्यूटन का, मास है 1 किलोग्राम का, तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह यदि फाइनल वेलोसिटी में v2 मान लूँ आफ्टर 4 सेकेंड, तो v2 बराबर होगा u प्लस at। तो u तो भाई 0 है, a 10 है, t हो गया 4, सो इट इज
40 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल के पास, बॉडी के पास 4 सेकेंड के बाद 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई और इस तरफ 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पहले से ही है। तो दो वेलोसिटी हो गए इसके पास, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। दो वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट, दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप v1 और यहाँ से आप v2 की वैल्यू रखें और इस सॉल्व करें तो आपको इतना मिल जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं और जनरली क्वेश्चन ऐसे ही पीछे जाते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। क्या कि यहाँ पर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन हो गए, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हुए मालूम होना चाहिए। किसी भी वेक्टर का अपने से 90 डिग्री पर कंपोनेंट 0 होता है, यानी इस v1 के इधर आप कंपोनेंट भी निकालो तो वो 0 होगा। एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स अपॉन मास होता है, ये भी यहाँ पर आपको यूज करना पड़ा। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना पड़ा, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और फिर वेक्टर रूल फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट मिलकर के इस क्वेश्चन को आप मिला करके आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे ही मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है ना, जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट घुसे हुए हों। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, marbles each of mass m are dropped from height h on pan of a balance at the rate of r per second. The balance calibrated of units of mass reaches 0 initially if marbles are dropped continuously what will be the balance reading after t second. टी सेकंड के बाद बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी बतलाना है। तो आंसर कहता है mgrt। m क्या था? मास ऑफ ईच मार्बल। सेकंड कहता है mg
सॉरी mr √2gh C कहता है mgr t प्लस √2h/g एंड लास्ट कहता है नन, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन, तो जैसे मेरी एडवाइस है वीडियो थोड़ा पॉज कर लें और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें 1 मिनट 2 मिनट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बच्चों, अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा एंड योर करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड, mgrt प्लस √2h/g। इतनी रीडिंग आपका वो बैलेंस जो है वो दे रहा होगा, इतनी रीडिंग दे रहा होगा। तो आपने तो क्वेश्चन नोट कर रखा होगा, क्या क्या है। हर एक मार्बल का मास m है, h हाइट से सीधा पैन पर ड्रॉप कर रहे हैं और 1 सेकंड में हमने r मार्बल्स ड्रॉप कर रखे हैं, पर सेकंड r मार्बल ड्रॉप हो रहे हैं। तो हमारा जो बैलेंस है वो कितनी रीडिंग दे रहा होगा, कितना किलोग्राम बतला रहा होगा, ये हमको बतलाना है, ठीक है। तो देखो, ये जो मार्बल्स हैं वो पैन पर स्टोर भी होते चले जा रहे हैं, 1 बाय 1 उसमें आते भी चले जा रहे हैं। और ऊपर से अब छोड़ रहे हो तो नीचे आते आते वो कुछ मोमेंटम पालेगा और जब वो पैन पर आके रुकेगा तो अपना सारा मोमेंटम पैन को दे देगा। तो यहाँ पर 2 तरह के फोर्स आपके पैन पे लग जाएंगे, वन ड्यू टू वेट ऑफ द मार्बल्स प्लेस्ड ऑन द पैन, कि उसमें जितने मार्बल रखे हुए हैं उनका वेट, एंड प्लस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू इम्पैक्ट बिटवीन द पैन एंड द मार्बल्स। वो भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, जो मार्बल्स हैं उसका वेट लगेगा, वो भी एक तरह का फोर्स है। और ये पैन जो है इम्पैक्ट के कारण जो फोर्स, जो मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके कारण भी फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्सेस को आपको कंसीडर करना होगा, वन वेट ऑफ द मार्बल्स एंड सेकेंड फोर्स अप्लाइड ऑन द पैन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द मार्बल्स, ठीक है। तो देखो, 1 सेकेंड में आपने r मार्बल्स ड्रॉप किए हैं, तो t सेकेंड में कितने मार्बल्स ड्रॉप कर दिए होंगे, r इंटू टी। एक का मास m है तो पूरे का मास कितना हो गया, mrt, और ये मास हो गया तो फिर वेट कितना होगा, mrtg, राइट। तो सारे मार्बल्स जो पैन पर आ गए हैं उनका वेट mrgt के बराबर या mgrt के बराबर हुआ, ठीक है। तो वेट ऑफ द मार्बल्स stored on the pan is equal to mrt into g। एक का मास m, 1 सेकेंड में r, तो t सेकेंड में rt, इतने मार्बल ड्रॉप किए, एक का मास m है, इतना टोटल मास हुआ, इंटू g, ये हो गया वेट। ये वेट velocity of each marble, एक मार्बल की कितनी वेलोसिटी होगी, with which it hits the pan,
इज इक्वल टू √2gh। h हाइट से गिरने पर इतनी स्पीड मिलती है √2gh, इतनी वेलोसिटी हमको मिल रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच मार्बल इज इक्वल टू m into √2gh। फाइनल कितना हुआ? तो फाइनल मोमेंटम हो गया 0, क्योंकि पेन पे गिर करके वहीं रुक गया। तो चेंज इन मोमेंटम मिल गया m into √2gh, एक का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो 1 सेकंड में हमने ऐसे r मार्बल ड्रॉप किए हैं 1 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा mr इंटू √2gh। और 1 सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज होता है दैट इज द फोर्स। तो एक फोर्स ये हो गया। तो फिर नेट रीडिंग ऑफ द बैलेंस, नेट रीडिंग ऑफ द बैलेंस हो गया mrtg प्लस mr √2gh, ठीक है। इतना रीडिंग आना चाहिए। अब इसको इस फॉर्म में आपको बदलना है। तो mgr को हमने कॉमन लिया, तो g को कॉमन लेना, यहाँ पर g मल्टीप्लाई करना होगा और g से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा। तो दोनों काम कर लो। तो क्या मिल रहा है? mr tg प्लस mr √2g स्क्वायर h बाई g। जी से ऊपर मल्टीप्लाई किया, जी से फिर मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब जी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो mgr कॉमन आ गया। mgr यहाँ भी है, तो mgr को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया t और यहाँ से क्या बच गया? √2h बाई जी, √2h/g। तो ये रीडिंग आपका वो बैलेंस बतलाएगा आफ्टर t सेकेंड। t सेकेंड के बाद उसमें इतनी की रीडिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ भी देखो बहुत सारे कंसेप्ट आ गए। एक बॉडी का वेट, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी गेन बाय बॉडी व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, ये तमाम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे, आप इन एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, स्पेशली ऑफ फिजिक्स। और इसलिए फिजिक्स का एक भी टॉपिक छोड़ने लायक नहीं होता है। हाँ, कुछ है जो आगे चल के बताऊंगा मैं, जो कि बाकी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो आपने मान लो मोशन वाला चैप्टर छोड़ दिया तो फिर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि मैक्सिमम टॉपिक आप तैयार कर सकें। मैकेनिक्स तो लगभग पूरा ही टॉपिक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैकेनिक्स का पूरा। तब जाकर के उसके कॉन्सेप्ट केवल यहीं यूज नहीं होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी यूज होंगे, तमाम जगहों पर उसके हम यूज देखते हैं। तो इसलिए पूरा मैकेनिक्स आपका बढ़िया सा प्रिपेयर करना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको ठीक से क्लियर होने चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट में आते हैं, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन। The force on bullet
the force on bullet is F equal to 600 minus 2 into 10 raised to 5t न्यूटन में दिया हुआ है। The force reduces to zero when bullet leaves barrel find the impulse imparted to bullet। तो बुलेट को कितना इम्पल्स यहाँ पर मिल रहा है वो हमको मालूम करना है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वीडियो पॉज कर लें और पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें। तब तक मैं आपका करेक्ट आंसर नोट कर देता हूँ। 0.9 न्यूटन सेकेंड, 9 न्यूटन सेकेंड, 0.5 न्यूटन सेकेंड and 5 न्यूटन सेकेंड। तो भी देखिए यहाँ पर अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब मेरे साथ चलिए। यहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा है कि जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होगा। तो बुलेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ है इट इज ए वेरिएबल फोर्स। और जब वेरिएबल फोर्स अप्लाई होता है तो हम इम्पल्स देते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी 0 से t के बीच में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि फोर्स कब सीज होगा यानी कब खत्म होगा। तो फोर्स की वैल्यू 0 रख करके t के वैल्यू निकाल लीजिए, वो लिमिट में आएगा। ठीक है ना। तो इफ f इज इक्वल टू 0 देन 600 माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 t इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 600 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू 5। दो जीरो तो कैंसिल हो गए 3 और इधर से आ गया 3। तो इट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 सेकेंड। 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 सेकेंड। इतने ही समय तक वो बुलेट जो है बैरल के भीतर है और फिर बैरल से निकल गया, बाहर निकल गया। तो अपने को टाइम निकल आया। ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0 to 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। एफ दिया है 600 माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 टी डी टी। अब इतने को इंटीग्रेट करना है आपको। इतने को इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो दो पार्ट हो गए। तो 600 तक कांस्टेंट हुआ और dt इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर इंटीग्रेट। तो dt की इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 to 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 प्लस नहीं माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 इज ए कांस्टेंट और t को इंटीग्रेट किया था आ गया t स्क्वायर बाई 2। 0 to 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 राइट। तो इट इज 600 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 माइनस 2 और 2 तो कैंसिल भी कर दो। तो 10 रेज़ टू 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6। ठीक। तो कितना आ गया? 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, एक बचेगा 18 इंटू 10 का पावर माइनस 1 1.8 माइनस
10⁻⁻1 बचेगा, यानी 0.9। सो इट इज 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो उस बुलेट पे लगने वाला जो इम्पल्स है इट इज 0.9 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपने यूज किया जरा खुद ही सोचिए। एक तो वेरिएबल फोर्स ने कितना इम्पैक्ट दिया, इम्पल्स दिया है वो निकालना पड़ा है। उसी के लिए हमको एक तो टाइम कैलकुलेट करना पड़ा कि बुलेट जो है वो कितने टाइम तक बैरल के भीतर बनी रहती है, और उस टाइम इंटरवल में हमको अपना फंक्शन इंटीग्रेट करना पड़ा, और इंटीग्रेट करके फिर हमने उसका लिमिट भी निकाला। ठीक है, तो ये समझते ये क्वेश्चन। और जैसे मैंने कहा ना, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। थोड़े बहुत डेटा चेंज हो सकते हैं, कभी कभी डेटा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगले में अपन आते हैं क्वेश्चन। ए कांस्टेंट फोर्स F is applied on a stationary particle in a stationary particle of mass m, the velocity attained by the particle in a certain displacement will be proportional to कहता है कि m या 1/m या √m या 1/√m किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको बतलाना है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर टाइम इन्वॉल्व नहीं है। एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको कितनी वेलोसिटी मिल रही है ये हमको मालूम करना है। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है कि स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2af, है कि नहीं। अब पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट, पार्टिकल जो है वो रेस्ट में था, स्टेशनरी था, इसका मतलब u की वैल्यू 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब a द फोर्स अपॉन मास, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फोर्स हो गया F अपॉन मास m इंटू s। तो v कितना होगा, तो v हो जाएगा √2fs बाई m, तो √2fs बाई m। अब देखो f कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो v किसके प्रोपोर्शनल हुआ, 1/√m, 1/√m। मास जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, मास जितनी ज़्यादा होगी वेलोसिटी उतनी कम। तो वेलोसिटी गेन बाय द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक, तो इतना होगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। इन एबो क्वेश्चन the velocity
अटेन्ड by the particle in a certain interval of time will be proportional to पहले में क्या था, सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब एक सर्टेन टाइम के बाद वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे जरा सॉल्व कीजिए, मैं आंसर तब तक लिख देता हूँ। m 1/m रूट m 1/√m। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और अब आपको आंसर मिला होगा P। अब यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाता है v = u + at। अब पार्टिकल तो इनिशियली रेस्ट में था u 0, तो u 0 हो गया तो क्या मिल गया, v = at। द एक्सीलरेशन = फोर्स अपॉन मास इनटू t। अब फोर्स इट इज ए कांस्टेंट, अपने पहले वाला क्वेश्चन देखिए, t एक सर्टेन टाइम इंटरवल कह रहा है, मीन्स इट इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, 1/m के वो प्रोपोर्शनल मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ए ब्लॉक कैन स्लाइड डाउन a smooth inclined plane of inclination theta kept on a floor of a lift। is descending with a retardation a। The acceleration of the block relative to the incline is। तो बस इसी स्टेज पे वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को ठीक से रीड कीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तब तक मैं आपको आंसर लिख देता हूँ। तो a - g sin थीटा सेकेंड है g - a, c है g - a sin थीटा और लास्ट है g + a sin थीटा। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मान लीजिए कि लिफ्ट
और इसके फर्स्ट पर रखा हुआ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइनेशन थीटा, और इस पर रखा हुआ ये ब्लॉक। लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है विथ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन तो हमेशा भी मोशन के अपोजिट होता है। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो होगा वो इस तरफ होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ठीक है, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन, इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, बट इट हैज ए रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन तो हमेशा वेलोसिटी का अपोजिट होता है, तो इधर हो गया। और जब एक बॉक्स की बात हम करते हैं तो जितने एक्सेलरेशन से वो बॉक्स एक्सेलरेट हो रहा है उसके भीतर रखे हुए बॉडीज को उतना ही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाता है। तो इसको एक्सेलरेशन इस तरफ मिल जाएगा ड्यू टू दिस और ड्यू टू द स्यूडो फोर्स। ठीक है ना, इतना आ गया। और एक एक्सेलरेशन तो इसको मिला ही हुआ है, वो है जी। इट ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। So in vertically downward direction, the net acceleration of the block is a plus g या g plus a। लेकिन हमको तो इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में निकालना है इसका एक्सेलरेशन, यानी हमको इस तरफ निकालना है, इधर निकालना है। ठीक है, तो देखो ये एंगल यदि थीटा है तो फिर ये एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा। ठीक है भाई, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, इतना थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा, तो फिर ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस a प्लस जी, इस दोनों का रिजल्टेंट a प्लस जी का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आ गया कॉस थीटा, और इधर कितना मिल गया a प्लस जी इंटू साइन थीटा। तो ब्लॉक का इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन along the inclination is g plus a sin थीटा। तो g plus a sin थीटा के बराबर का एक्सेलरेशन उसको मिल रहा होगा। तो यहाँ पर स्यूडो फोर्स आ गया, या यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था। स्यूडो फोर्स में लगा के आप उस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि जब भी एक बॉक्स एक्सेलरेट होगा उसके भीतर के बॉडीज को उतना ही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसके भीतर रखा हुआ ब्लॉक है तो यही एक्सेलरेशन इसको मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। राइट, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जरा आराम से करना। तो कहता है ए बॉडी इज मूविंग, a body is moving with an acceleration a under the action of a force G. The weight of the body बॉडी का वेट कितना होगा, ये आपको बतलाना है। मैंने कहा ना थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है ये। आंसर्स हैं जी बाई ए, जी बाई ए का स्क्वायर, जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई जी, ये है। बन गया। तो देखो फोर्स
इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन्स लॉ के मालूम है। तो कितना फोर्स अप्लाई कर दिया जी, मास इज सपोज m, एक्सेलरेशन दे रखा है a, तो मास कितना हो गया g/a। ये उस पार्टिकल का मास है। तो वेट कितना होगा, तो वेट होता है mg, m की जगह रखा g/a इंटू जी, यानी कि g²/a। तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको फोर्स का डेफिनेशन मालूम है कि नहीं, वेट का डेफिनेशन मालूम है कि नहीं, ये वो एग्जामिन कर रहा है। तो फोर्स का डेफिनेशन मालूम है, वेट का डेफिनेशन मालूम है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं रखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन, ए फोर्स produces an acceleration a1 in a body and the same force produces an acceleration of a2 in another body. If two bodies are combined and the same force is applied, the acceleration will be, एक फोर्स एक बॉडी में a1 एक्सेलरेशन, वही फोर्स दूसरे बॉडी में a2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। हमने दोनों को कंबाइंड किया, आपस में बांध दिया और उतना ही फोर्स अप्लाई किया, तो अब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वीडियो को इसी स्टेज पे पॉज कर लो और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तब तक मैं आंसर दे रहा हूँ। फर्स्ट a1 प्लस a2, b a1 प्लस a2 by a1 a2, c a1 a2 by a1 plus a2 and d root a1 a2। तो आई थिंक अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा एंड योर करेक्ट आंसर इज द सी। नहीं मिला तो चलिए देखते हैं। फोर्स मान लो F है, पहले बॉडी का मास m1, एक्सेलरेशन तो दिया हुआ a1, वही फोर्स हमने दूसरे बॉडी पे अप्लाई किया, मास उसका m2, तो एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा। और यही फोर्स हमने कंबाइंड मास पर अप्लाई किया, तो m1 प्लस m2 इंटू a। मान लीजिए कि कंबाइंड मास का एक्सेलरेशन a है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो चलिए m1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखो, तो f बाई a1 प्लस m2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रखते हैं, तो f बाई a2 इंटू a। f कॉमन लेके सब तरफ से कैंसिल, a को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो 1 बाई a इक्वल टू 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2। एलसीएम लेकर के सम निकालो, एलसीएम लेकर तो a1 a2 एलसीएम आ गया, a2 प्लस a1
याद रखना कि ये 1/a की वैल्यू है, मुझे तो a कैलकुलेट करना है, इसका उल्टा करना होगा। तो a आ गया a1 a2 बाई a1 प्लस a2। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। थोड़ा सा वाइसफुली इन इक्वेशंस को आपस में कंबाइंड करना है, और जो एज्यूम किया आपने m1 m2 ये फोर्स F, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करोगे सब कैंसिल हो जाए और लास्ट में आपको अपना एक्सेलरेशन a मिल जाए, तो इतना एक्सेलरेशन मिलेगा। तो बच्चों ये था कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, या उसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि वो सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाते हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज मिल जाएंगे, लेकिन टाइप यही होता है क्वेश्चन का। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। अभी और भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत सारे हैं। ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, और काफ़ी आसान भी है, तो हमको इसको अच्छे से तैयार करना है, और इसलिए हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज ये पहला वीडियो था न्यूमेरिकल का, ऐसे हम न्यूमेरिकल के और भी वीडियो बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है ना, कंबाइंड मासेस का मोशन वगैरह वगैरह, पुली वाला प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हम के धीरे धीरे करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।